दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला मिलिट्री अलायंस नाटो भरोसे और एक दूसरे की रक्षा के वादे पर टिका है। नाटो ग्रुप में किसी एक सदस्य देश पर हमला सब पर हमला माना जाता है, लेकिन जरा सोचिए, जब एक नाटो देश ही दूसरे नाटो देश को खुलेआम धमकी देने लगे तो क्या दुनिया का ये सिक्योरिटी सिस्टम वाकई टिक पाएगा? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच में जो विवाद सामने आया है, उससे तो यही सवाल खड़ा होता है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद बोला कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वो यूएसए की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। इस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन फ्रेडरिक निल्सन ने जवाब में न सिर्फ ट्रंप की बात का विरोध किया बल्कि वार्निंग भी दी कि अगर अटैक हुआ तो उसका नतीजा सिर्फ डेनमार्क के लिए नहीं बल्कि पूरे नाटो के लिए तबाही जैसा होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? क्या ग्रीनलैंड वाकई अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना जरूरी है? नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर का। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले लोग करीब 57,000 ही हैं। पूरा ग्रीनलैंड लगभग 80% बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ ज्यादातर लोग इनुइट इंडिजिनियस कम्युनिटी से आते हैं। ये वही लोग हैं जो बर्फीले इलाकों में पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं और जिनकी पूरी जिंदगी आर्कटिक की टफ सिचुएशन के हिसाब से ढली हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए मौकों के साथ नई नई परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। यूँ तो ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी में आता है। 1979 से यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है और 2009 के कानून के हिसाब से ग्रीनलैंड चाहे तो आगे चलकर इंडिपेंडेंस भी ले सकता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे बड़े फैसले अभी भी डेनमार्क के हाथों में हैं। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी खासियत है उसकी लोकेशन। ये आर्कटिक में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के ठीक बीच में पड़ता है, इसलिए इसे दोनों के बीच एक नेचुरल लिंक की तरह देखा जाता है। इसी वजह से ग्रीनलैंड GIU के गैप का एक खास हिस्सा है। ये वो समुद्री इलाका है जहां से गुजरने वाले सारे जहाजों और मिसाइल मूवमेंट्स पर नजर रखी जा सकती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है और इससे समुद्र के नए रास्ते खुलने लगे हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्थर्न सी रूट। इसका फायदा ये है कि इन रास्तों से एशिया और यूरोप के बीच जहाज़ों को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी। करीब 40% तक का सफ़र छोटा हो सकता है और यही कारण है कि आज ग्रीनलैंड पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। ट्रंप ने द अटलांटिक को एक इंटरव्यू में साफ कहा कि वी डू नीड ग्रीनलैंड एब्सोल्युटली एंड वी नीड इट फॉर डिफेंस, यानी कि अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ये भी कहा गया कि वहाँ रशियन और चाइनीज जहाज़ों की मौजूदगी बढ़ रही है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर की पत्नी ने तो ग्रीनलैंड का एक मैप अमेरिकी झंडे के रंग में पोस्ट किया और उस पर सून लिख दिया। इन्हीं सब के चलते ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच में टेंशन बढ़ गई है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका का मन ग्रीनलैंड पर पहली बार ललचा रहा हो, बल्कि ग्रीनलैंड पर नजर रखना यूएस का एक बहुत पुराना सपना रहा है। बात है 1867 की। अमेरिका ने रूस से $7.2 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से करीब 60 करोड़ रुपए में अलास्का खरीदा था और उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवर्ट की नजर ग्रीनलैंड पर थी। उस दौर में एक ऑफिशियल रिपोर्ट भी तैयार करवाई गई थी जिसमें बताया गया था कि ग्रीनलैंड में कोयला, फिशिंग और मिनरल्स काफी ज्यादा है जो अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका का एक्सपेंशन का जो माइंडसेट है वो काफी पुराना है। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हालात और बदल गए। उस दौर में नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था और वो लोग ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे और इसलिए अमेरिका ने डेनमार्क के साथ डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड एग्रीमेंट तय किया ताकि ग्रीनलैंड को नाजी से बचाया जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 बीता तो शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ये आइलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच पड़ता था और इसलिए इसे सोवियत यूनियन के खिलाफ बफर जोन के रूप में देखा जा रहा था। 1951 में यूएस ने डेनमार्क में ठुले एयर बेस बनाया था जिसे आज पिटुफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है। ये बेस उस समय सोवियत जहाज़ों और मिसाइल्स पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि इस बीच 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने के लिए $100 मिलियन का एक ऑफर भी दिया था।
आज के हिसाब से ये रकम अरबों डॉलर के बराबर समझिए। उस समय तो डेनमार्क ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन एक बात साफ हो गई थी कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिकली वैल्यूएबल एसेट है। इतना ही नहीं, 1910 में यूएस एम्बेसडर ने डेनमार्क को एक ट्रेड आइडिया दिया कि फिलिपिन आइलैंड या डैनिश वेस्ट इंडीज के बदले उन्हें ग्रीनलैंड दे दिया जाए। इसी पैटर्न का हिस्सा है ट्रंप का 2019 में बाय ग्रीनलैंड कहना, और अब 2026 में भी इस मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है। आज ग्रीनलैंड को लेकर सबसे बड़ा मॉडर्न फैक्टर है क्लाइमेट चेंज, जिस पर हमने पहले भी बात करी है कि बर्फ पिघल रही है तो ग्रीनलैंड के नीचे छुपे हुए रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल्स और गैसेस बाहर आने लगे। एक तरफ ये बर्फ पिघलना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ताकतें इसमें इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका को तो इस बात का भी डर है कि अगर ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज पर चीन या रूस का दबदबा बढ़ गया तो वो इस रेस में पीछे रह जाएगा। लिथियम, नियोडिमियम जैसे जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो उसके हाथ से निकल जाएंगे, जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। अभी चीन वहाँ माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। 2016 में चाइना की कंपनी शेंघे रिसोर्स ने ग्रीनलैंड मिनरल्स के साथ में पार्टनरशिप भी की और कंपनी शेयर्स भी खरीद लिए थे। चीन पहले से ही रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में ग्लोबल लीडर रहा है और ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज उसकी इस ताकत को और मजबूत कर सकते हैं। ऊपर से चीन का पोलर सिल्क रोड प्लान आर्कटिक रूट्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसे अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट यानी खतरे के रूप में देखता है। अमेरिका के इस डर में ग्रीनलैंड ने भी आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि कई बार उसने कहा है कि अगर अमेरिका और यूरोप यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उन्हें चाइना की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो मोर और लेस ये पावर गेम है, जहाँ पे ताकतवर देश एक छोटे देश पर कब्जा करना चाहता है। मिलिट्री का कंपैरिजन करें तो डेनमार्क अमेरिका के सामने नहीं टिकता है। डेनमार्क की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक नाटो पर निर्भर करती है, और ऊपर से हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में जो कार्रवाई की उससे ग्रीनलैंड की लीडर और बढ़ गया है। लोगों को लगने लगा है कि अगर अमेरिका अपने फायदे के लिए इतना आगे जा सकता है तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड उसका अगला टारगेट ना बन जाए। सवाल यही है कि क्या ताकत ही सब कुछ तय करेगी या फिर देशों की आज़ादी और अंतर्राष्ट्रीय नियम अब भी मायने रखते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।